नमस्कार बच्चों। कल की क्लास में हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा था और आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। वर्ण विच्छेद टॉपिक से ही आगे के कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें है अनुनासिक स्वर। आज हम अनुनासिक स्वर को पहले पढ़ेंगे और अन्य भी अनुनासिक, चंद्र बिंदु, सादा बिंदु और नुक्ता, यानी अनुस्वार और नुक्ता और अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हम आज की कक्षा में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है? उन स्वरों के उच्चारण में, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, ऐसे शब्दों को, ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। और इस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए, यानी अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए, प्रकट करने के लिए शिरोरेखा, यानी शब्द के ऊपर की तरफ, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, यानी ऐसा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिन स्वरों में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, यानी ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर है, अगर हम बिना चंद्र बिंदु के इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आंख, किंतु यदि चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये होगा आंख। फिर ये है बिना चंद्र बिंदु के चाँद, और जब इसमें चंद्र बिंदु लगेगा तो ये हो जाएगा चांद। यानी इस शब्दों को बोलने के लिए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। आंख, चांद, गांव, सांप, यानी कि इन शब्दों में जहाँ चंद्र बिंदु लगा है, यहाँ पर मुंह के साथ साथ नासिका द्वार से भी आवाज निकल रही है। किंतु चंद्र बिंदु हमेशा यहाँ जगह ज्यादा घेरता है। इस स्थिति में यदि स्वर की मात्रा आ जाए तो जगह के अभाव को देखते हुए चंद्र बिंदु के स्थान पर सादा बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि एक ही मात्रा लगी हो, जैसे गेंद। अब गेंद में भी मुंह से और नाक से दोनों से स्वर निकल रहा है, किंतु गेंद में एक ही मात्रा आ जाती है, इसलिए जगह का यहाँ पर अभाव हो जाता है। तो जगह की कमी को दूर करने के लिए मात्रा के साथ केवल बिंदी लगा दी जाती है। अब जैसे यहाँ पर एक क्योंकि, क्योंकि यहाँ नाक से भी आवाज आ रही है, यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता, किंतु ओ की मात्रा आ गई, इसलिए यहाँ पर जगह की कमी को देखते हुए केवल बिंदी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर है मैं, यहाँ पर भी दो मात्रा आ गई है, इसलिए जगह की कमी है, यहाँ पर बिंदी लगा दी गई है। इस तरह से अनुनासिक स्वर में यदि ऊपर की कुछ मात्राएं आती हैं, जैसे कि ए, आई, छोटी ई, बड़ी ई या अंक की बिंदी, तो ऐसी स्थिति में हम केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि मात्रा ए की, आ की, ऊ की, बड़े ऊ की और ऋषि की हो, जो कि ऊपर तो लगती नहीं है, नीचे की तरफ लगती है, तो इन मात्राओं के, इन स्वरों के प्रयोग में हम इस्तेमाल करेंगे केवल और केवल चंद्र बिंदु का। यानी कि ए, आ, ऊ और ऋषि की मात्रा नीचे की तरफ लगाई जाती है, तो इन शब्दों में हम केवल और केवल चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करेंगे। तो अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किंतु कुछ स्थितियों में जब मात्रा से जगह रुक जाती है, यानी ए, आई, की मात्रा आने पर जब जगह रुक जाती है, तब हम उन परिस्थितियों में चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अनुनासिक स्वर के बाद अब हमारा अगला बिंदु है अनुस्वार। अनुस्वार में बिंदी लगाई जाती है। हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ अनुस्वार को के तीन रूपों का प्रयोग देखेंगे, यानी तीन तरह से अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो है अंग। अंग यानी कि अंग की मात्रा आने पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। फिर
स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वही तीसरा है अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक स्वर में मैंने आपको बताया था कि अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी कि जब चंद्र बिंदु आती है किंतु कुछ मात्राएं ऊपर की तरफ लगाई जाती हैं, ऐसी स्थिति में अनुनासिक स्वर के स्थान पर अनुस्वार की बिंदी लगाई जाती है। ये वही बिंदु है कि अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यानी ए आई और छोटी की बड़ी ई की मात्रा अनुनासिक में आने पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये वही नियम है। अब हम नियम नंबर 1 देखेंगे कि अंग की मात्रा आने पर अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर और अंग की मात्रा और ये दो बिंदियां यानी विसर्ग, अंग की मात्रा और विसर्ग दोनों ही स्थिति में अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि है शब्द संताप, यहाँ पर से में ए की अंग की मात्रा है तो से, अब वर्ण विच्छेद करके देखेंगे से अंग ते आ पे ए यानी ए की मात्रा। यहाँ पर अंग को दिखाने के लिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, किंतु इसमें कुछ शब्द अलग भी होते हैं, अलग तरह से उच्चारण भी आता है। जैसे हमारे पास एक शब्द है संरचना। संरचना शब्द में हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो से के साथ अंग की मात्रा है, किंतु यदि हम इसका उच्चारण ढंग से करते हैं तो हम पाते हैं कि हम बोलते हैं संरचना, यानी आवाज तो आती है न की, किंतु यहाँ पर मात्रा है अंग की। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि जब उच्चारण में अन्य स्वर हो, यानी कि जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंग की मात्रा आती है, किंतु यहाँ पर अंग जो है वो न के रूप में है। अंग किस रूप में है? न के रूप में है। संरचना यानी ए किसके रूप में है? न के रूप में। और यहाँ पर देखिए संवाद, संवाद में की आवाज आ रही है तो अंग, किंतु आवाज किसकी आ रही है? मैं की। इसी तरह से संचार, संचार में है तो अंग की मात्रा, किंतु आवाज आ रही है संचार न की। ऐसी स्थिति में अंग की विविधता के कारण, यानी अंग की मात्रा में विविधता के कारण ये नियम बना है कि य र ल ब यानी अंतस्थ स्वर और श है यानी ऊष्म स्वर व्यंजनों से पूर्व आने वाले अनुस्वार में भी में भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि क्या नियम बना है? य र ल ब अंतस्थ स्वर या फिर श है ऊष्म स्वर व्यंजनों से पूर्व आने पर भी अनुस्वार यानी बिंदु का ही प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर संरचना आई है, यहाँ उच्चारण तो न का आ रहा है, किंतु यहाँ पर अंग की मात्रा ही आने पर इसका वर्ण विच्छेद अंग से ही होगा। यहाँ पर हम दूसरा नियम देखेंगे। अभी हमने अंग के अनुस्वार का बिंदु का प्रयोग देखा था कि अंग की मात्रा आने पर या विसर्ग की मात्रा की जगह भी अंग की मात्रा आने पर इसका प्रयोग कैसे होता है। अब दूसरा नियम हमारा है नासिक के व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। नासिक के बिंदु में हम कुछ शब्द देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो क वर्ग में अंतिम शब्द होता है क ख ग ग ण छ छ ज ज ण त थ द द न प फ भ भ म और ट ठ ड ड ण, ये होते हैं हमारे नासिक के व्यंजन। इनके प्रयोग के स्थान पर अब केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे क वर्ग से पहले ण आ जाए तो, यानी क ख ग घ से पहले किसी शब्द में ण आ जाए तो, यानी नासिक के आ जाए तो इसके स्थान पर अब केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ये शब्द है पहले टाइम में ऐसे लिखा जाता था अंग, यहाँ पर ण पहले आता था और क बाद में आता था, यानी क वर्ग से पहले यदि ण आ जाए तो ये शब्द है अंग, और ये है शंग, ये है गंगा। जबकि यहाँ पर ग से पहले ण आ रहा है, क से पहले ण आ रहा है, तो अब हम इसको लिखाई
पढ़ाई की शुद्धता को देखते हुए और हिंदी के बदलते रूप और सरलीकरण की दृष्टि से ऐसा किया गया है कि नासिक के व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब अंक ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है, बिंदी अंक, ऋण लुप्त हो गया है, शंख गंगा, जबकि यहाँ पर पहले ऋण लगाया जाता था, नासिक के व्यंजन का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से पहले चंचल, यहाँ पर ऋण पहले आ गया जैसे, और मंजू में भी ऋण पहले आ गया, किंतु अब ऋण को हटाकर नासिक के व्यंजन की जगह क्या आ गया है, बिंदु। इसी तरह से पंत और धंधा लिखा जाता था, किंतु अब इस तरह से लिखा जाता है हिंदी भाषा में, ताकि सरलीकरण की दृष्टि से। यहाँ कंपन, यहाँ बिंदी लगा दी गई है, यानी कि नासिक के जो व्यंजन है इसके स्थान पर केवल बिंदु का अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ ठंडा है, देखिए मंडल है, और यहाँ पर ऋण पहले आ गया है, तो यहाँ पर भी केवल बिंदु का प्रयोग करके इसे लिखा जाएगा। यानी दूसरा नियम हमारा है, नासिक के व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा बिंदु मैंने आपको समझाया ही था कि अनुनासिक स्वर के स्थान पर किस प्रकार से हम केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो अनुस्वार का प्रयोग हम तीन तरह से देखते हैं, अंके और विसर्ग की मात्रा के स्थान पर, वही नासिक के व्यंजनों के स्थान पर, और अनुनासिक स्वर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु है नुक्ता। नुक्ता में हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा, उर्दू, अरबी, फारसी, इन सारी भाषाओं के कुछ शब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में समावेशित हो गया है, और अब सामान्य तौर पर हम इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में करते हैं। तो उसी प्रकार से अरबी और फारसी के कुछ शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, जिसमें कि बिंदी के रूप में नुक्ता लगाया जाता है। अरबी फारसी के इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए व्यंजनों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। यदि अरबी फारसी के इन शब्दों का प्रयोग जो हिंदी में हो रहा है, यदि उसका उच्चारण शुद्ध करना है तो उसके नीचे बिंदी का प्रयोग करना होगा। व्यंजनों के नीचे लगने वाली ये बिंदी नुक्ता कहलाती है। यानी व्यंजनों के नीचे जो बिंदी लगकर शब्द बनता है वो नुक्ता कहलाता है। और इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा दरवाजा, हम इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं दरवाजा, किंतु अगर जय के नीचे ये नुक्ता लगा है, ये बिंदी लगी है, तो ये हो जाएगा दरवाजा। वहीं हम सिंपल शब्दों में बोलेंगे फर्श, लेकिन फै के नीचे नुक्ता लगने पर हो जाएगा फर्श। कर्ज, खुदा, जुल्म, जेवर, फतवा, इस्तीफा, रफू, मजबूर नहीं मजबूर, मर्ज नहीं मर्ज, फरेबी नहीं फरेबी, काउम। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्द देखे कि कुछ व्यंजनों के नीचे बिंदी का प्रयोग होता है, वो नुक्ता कहलाता है। और अरबी और फारसी शब्दों के सही उच्चारण के लिए हमें इनका प्रयोग करना होता है। वहीं इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं कि कई बार क, ख और ग अक्षरों से या व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्दों में यदि आपकी इच्छा हो तो आप नुक्ते का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, किंतु जय और फै शब्दों में या इन व्यंजनों से प्रयोग इन व्यंजनों से यानी जय और फै से बनने वाले शब्दों में आपको नुक्ते का प्रयोग आवश्यक रूप से करना होगा। तो हमने देखा, हमने आज अनुनासिक स्वर, अनुस्वार और नुक्ता के कुछ उदाहरण देखे, समझे। अब आप आज अपनी SW कॉपी में सभी के 10-10 उदाहरण करेंगे। 10 अनुनासिक स्वर के करेंगे यानी चंद्र बिंदु वाले करेंगे, कुछ 10 शब्द अनुस्वार वाले करेंगे, बिंदु वाले करेंगे, और 10 शब्द ही नुक्ता वाले करेंगे। ये आज अपनी SW कॉपी में करेंगे। और आपको एक ही कॉपी बनानी है जिसमें आप ऊपर हेडिंग डाल लें या आधी कॉपी आधा रजिस्टर कर लें, और उसमें आगे की तरफ व्याकरण का काम कर लें, और इस दूसरी साइड उसका स्पर्श और संचयन का काम कर लें। तो आप इसके 10-10 उदाहरण
तीनों के करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।